हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। तो आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हम अपनी वीडियो लेके आए हैं वो हमारी होने वाली है बिजनेस लॉ से, जिसे आप बीआरएफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें आज हमको बताएंगे कि आपको किन किन क्वेश्चनों को याद करना है और आपके बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्या क्या सिलेबस होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पूरी बुक का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप क्लियर ना हुए हो, और इसी वीडियो को देखने के बाद आप पेपर के हर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए जल्दी से चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी और वीडियो भी आपको जल्दी से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इनकी बिजनेस लॉ है, उसकी हमारी जो यूनिट्स बांटी गई है वो 4 यूनिट्स बांटी गई है। कितनी यूनिट्स बांटी गई है? वो हमारी 4 यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं कि आपकी फर्स्ट यूनिट में जो जो आपका टॉपिक है, जो आपकी बात कर लेते हैं फर्स्ट यूनिट की। इसमें जो आपके चैप्टर्स आते हैं, सबसे पहला जो हर बुक का चैप्टर होता है वो आता है कि व्यापारिक संनियम एक परिचय। ठीक है, व्यापारिक संनियम एक परिचय। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, या फिर आप कह लीजिए कि इसी में इसका आपका क्या पूछा जाता है कि व्यापारिक संनियम का अर्थ। ठीक है, और इसकी क्या पूछा जाता है? जैसे इसकी विषय वस्तु, और इसके पूछे जाते हैं भारतीय व्यापारिक संनियम के स्रोत, यानी कि इसके स्रोत। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ये टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आ जाता है वो होता है कि ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है आपका सेकंड चैप्टर। ये सेकंड टॉपिक में जो आपको पढ़ना है वो है आपके भारतीय अनुबंध अधिनियम। भारतीय अनुबंध अधिनियम। ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, जो इसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको इस बार पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेगा कि भारतीय संनियम से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ लिखिए, ये इसकी विषय वस्तु या फिर इसके स्रोत। ठीक है, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। फिर यहाँ पे जाता है आपका थर्ड टॉपिक। जो ये थर्ड चैप्टर आपका होता है वो होता है कि प्रस्ताव और स्वीकृति वाला। प्रस्ताव एवं स्वीकृति। ठीक है, इसमें से फिर आपका आता है कि जो आपका इसके बाद टॉपिक आता है, चैप्टर आता है, वो होता है आपका अनुबंध करने के योग्य पक्षकार। ठीक है, अनुबंध करने के योग्य पक्षकार। ठीक है, इसके बाद जो आपका एक चैप्टर आता है वो होता है आपका फिफ्थ चैप्टर, जो फर्स्ट यूनिट में है आपका, वो है कि स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका सिक्स चैप्टर आता है वो जो आपका है वो है नियोजित प्रतिफल तथा उद्देश्य। ठीक है, इनके नियोजित प्रतिफल क्या होता है? ये होता है कि नियोजित प्रतिफल। फर्स्ट यूनिट में आपके 7-8 चैप्टर होंगे। फिर आपका जाता है कि स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव, यानी कि ठहराव वाला। ठीक है, किसी बुक में ये थोड़ा सा आगे होगा, मगर फर्स्ट यूनिट में जो आपके टॉपिक की बात कर रहे हैं वो जो, फिर इसके बाद जो आपका फर्स्ट यूनिट में चैप्टर आता है वो होता है आपका संयोगिक अनुबंध। संयोगिक अनुबंध। अब इसमें से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट यूनिट में से ही बनता है। ठीक है, इसमें जो आपको पूछा जाता है वो होता है कि भारतीय अनुबंध। ये कभी कभी शॉर्ट में और लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ठीक है, फिर आपका जाता है कि प्रस्ताव और स्वीकृति, अनुबंध करने के योग्य पक्षकार, स्वतंत्र सहमति, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है,
फर्स्ट यूनिट को आपको बहुत अच्छी तरह से कवर करना है, क्योंकि हर बुक की फर्स्ट यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर बात आ जाती है किसी की सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में आपके जो टॉपिक आते हैं वो होता है कि सबसे पहले फिर आपका आता है कि अथवा, फिर आपका आता है कि गद्य अथवा अर्ध अनुबंध। ठीक है, सेकंड यूनिट में आता है अनुबंध। फिर आपका जो टॉपिक आता है वो आता है कि जो इसी में आता है उसमें आता है कि हानि रक्षा प्रत्यभूति अनुबंध। हानि रक्षा प्रत्यभूति अनुबंध। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका आता है वो आता है कि निक्षेप तथा गिरवी के अनुबंध। निक्षेप अथवा गिरवी के अनुबंध। ठीक है, फिर इसमें जो आपको टॉपिक आता है वो होता है कि एजेंसी अनुबंध। एजेंसी अनुबंध। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट। ठीक है, फिर इसमें जो आपकी आता है कि थर्ड यूनिट की यहाँ पे बात की जाए तो थर्ड यूनिट में आपका चैप्टर आता है कि जो आपने पढ़ा होगा कि वस्तु विक्रय अधिनियम। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स आता है जो आपका इनकी वस्तु विक्रय अधिनियम। ठीक है, 90-30 वाला आपका चैप्टर आता है। ठीक है, थर्ड यूनिट में। फिर जो आपकी लास्ट यूनिट है फोर्थ यूनिट, इसमें आपका जो चैप्टर आता है वो आता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, फिर इसमें एक और चैप्टर आता है आपकी जो है कि जो कि आपका किसी बुक में होता है कि सेकंड जो आपका टॉपिक है वो है कि वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम। ठीक है, अधिनियम 1962। ये हो गई आपके बिजनेस लॉ की पूरी यूनिट्स के चैप्टर्स। ठीक है, आपको ये याद करना है और कोई आपको फालतू की बुकों में से याद नहीं करना है। और इन्हीं सभी टॉपिक पे हमने अपनी वीडियो पे बनाई चुकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो चाहिए तो आपको यूट्यूब पे जाकर सर्च मारना है RPS कॉमर्स, और वहीं पे आपको उन सब की वीडियो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें से हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपको फर्स्ट यूनिट तैयार करनी है। ठीक है, जो भी आपके फर्स्ट यूनिट में 7-8 चैप्टर आते हैं उनको आपको सबसे पहले तैयार करना है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट हर बुक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RPS कॉमर्स। RPS कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हम अपनी वीडियो लेके आए उसमें हम आपको बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क की फर्स्ट यूनिट पूरी तैयार करा देंगे, जिसमें कि आपको इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। ठीक है, और आपके जो इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक होंगे वो बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, जिससे कि हमारी और भी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सकेंगी। देख लेते हैं कि आपके फर्स्ट यूनिट पे यहाँ पे 3 टॉपिक आते हैं। ठीक है, हम यूनिट वाइज अब आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज हम आपको पहले अपनी जो चैनल है उस पर वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, आपने भी नहीं देखी तो जाके आप उसे देख सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपके सबसे पहले 3 टॉपिक आते हैं। 3 टॉपिक कौन कौन से? सबसे पहले है व्यापारिक संनियम, जिसमें आपको उसका अर्थ बता दिया जाएगा। फिर आपका आता है अनुबंध, जिसका चैप्टर का नाम है भारतीय अनुबंध। ठीक है, फिर आपका आता है एक टॉपिक जो है कि आपका ठहराव। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपके फर्स्ट यूनिट में आता है। तो बस सबसे पहले पढ़ लेते हैं हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है। हमारा शुरू से पढ़ रहे हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी कहना क्या चाह रहे हैं।
तो देखिए भारतीय संनियम कैसे कहती हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप देख लीजिए बुक का नाम यहाँ पे भारतीय संनियम ही है, ठीक है। इनके बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क, बिजनेस लॉ का अर्थ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहीं से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संनियम से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसकी विशेषताएं पूछ ली जाएंगी, ठीक है, या फिर इसके स्रोत पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। यहीं से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे कि व्यापारिक संनियम का अर्थ, व्यापार को सफलतापूर्वक चलाने हेतु बनाए गए नियम व कानून को ही व्यापारिक नियमन या संनियम कहते हैं, ठीक है। जो व्यापार को चलाने के लिए उनके कानून बनाए होते हैं, जिससे इनका पालन करके क्रेता विक्रेता तथा समाज में किसी के साथ अन्याय न हो, ठीक है। सभी लेन देन ईमानदारी पूर्वक हो सके, स्वतंत्र रूप से हो सके, किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो, ठीक है। इनका कानून का ये कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो तथा किसी भी, ठीक है, किसी पक्ष का अन्याय तथा किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो तथा सभी व्यापारिक लेन देन पर लागू हो। जो ये कानून है सभी व्यापारिक लेन देन पर लागू हो। फिर कह रहा है कि उन अधिनियमों, वैधानिक नियमों तथा उप नियमों को ही व्यापारिक संनियम या व्यावसायिक नियमन कहते हैं। यह नियम सभी सौदों पर प्रारंभ से लेकर पूर्ण होने तक प्रभावी होता है तथा व्यापारिक क्रियाओं व लेन देनों को नियंत्रित करता है। फिर वो कह रहा है कि इनको व्यावसायिक नियमन, ठीक है, व्यावसायिक संनियम तथा व्यावसायिक संनियम, व्यापारिक संनियम या फिर व्यावसायिक संनियम आदि के नाम से जाने जाते हैं। इनकी मान लीजिए आपके पेपर में व्यापारिक संनियम ना आकर व्यावसायिक नियमन आ जाए कि इसका अर्थ बताइए, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, आप एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ठीक है। या फिर आपको व्यापारिक संनियम आ जाए या व्यावसायिक संनियम, इसका अर्थ बताइए, तो तीनों का सेम ही होगा, ठीक है। फिर बात आ जाती है इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा यहाँ पे दी हुई है कि व्यापारिक संनियम के अंतर्गत वे नियम सम्मिलित हैं जो कि व्यापारियों, बेकरों तथा व्यवसायियों के साधारण व्यवहार से संबंधित हैं और जो संपत्ति के अधिकार एवं वाणिज्य में व्यस्त व्यक्तियों से संबंधित है, ठीक है। इसका अर्थ और इसकी परिभाषा होगी। अब बढ़ते हैं कि आगे। अब यहाँ पे है कि भारतीय व्यापारिक संनियम के स्रोत, ठीक है, अर्थ और उसका स्रोत आता है कि यह संसद द्वारा निर्मित किए गए संनियम, ठीक है, या अंग्रेजी कॉमन लॉ या साम्य एवं न्याय सिद्धांत, या फिर हो सकता है व्यापारिक रीति रिवाज, ठीक है, आधारभूत न्यायिक निर्णय, ये हो गए इसके स्रोत, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पूछे स्रोत बताइए, तो ये इसके स्रोत होते हैं। कहा जाता है कि प्रमुख व्यावसायिक अधिनियम और व्यापारिक संनियम के क्षेत्र, इसकी विषय वस्तु कौन कौन सी है, ठीक है, इसका क्षेत्र बताइए भी आ जाता है। तो इसके क्षेत्र है कि अनुबंध अधिनियम जो कि लागू हुआ था 1872 में। फिर हमारा आता है वस्तु विक्रय अधिनियम जो लागू हुआ था 1930 में। फिर हमारा आता है कि साझेदारी अधिनियम, ठीक है, जो कि कब लागू हुआ था 1932 में। फिर कंपनी अधिनियम 1956 में और 2013 में, ठीक है। फिर है बीमा अधिनियम और फिर आते हैं पंचनिर्णय अधिनियम। फिर है कॉपीराइट अधिनियम, पेटेंट ट्रेडमार्क अधिनियम या बैंकिंग अधिनियम जो कि हमारा चालू हुआ था 1949 में। फिर है विनिमय साध्य विलेख अधिनियम जो कि हमारा लागू हुआ था 1881 में। दिवालिया अधिनियम 1909 में लागू हुआ था, ठीक है। फिर आवश्यकता वस्तु अधिनियम, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। फिर है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। फिर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम जो कि 2000 में लागू हुआ था, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है, जिसमें आपको उसका अर्थ, इसके स्रोत और उसका क्षेत्र बताया गया, ठीक है। 3 चीज़ हो गई इसमें। अब बढ़ते जो सेकंड टॉपिक है वो है कि अनुबंध। यूनिट वाइज हमें आपको पढ़ाया है कि अब आपके इसमें 3 यूनिट है, ठीक है, 3 से 4 यूनिट बनेंगी। हम आपको यूनिट वाइज बता देंगे तो आपका रिविजन हो जाएगा। फिर आते हैं कि भारतीय अनुबंध। तो यहाँ पे चैप्टर है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, ठीक है। ये संसद में पारित हुआ था 25 अप्रैल 1872 में, जबकि पूरे भारत में लागू हुआ था सितंबर में, ठीक है। उसी सन वही था, बस मंथ बदल गया था। तो सबसे पहले लिखेंगे अनुबंध का अर्थ क्या होता है। अनुबंध, ठीक है, इनके अनुबंध से आश्चर्य 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच ऐसे ठहराव से है, ठीक है, जिस पर व्यापारिक नियम लागू हों, ठीक है, और सभी पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी व दायित्व नियमों, सभी पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी व दायित्व नियमों के अनुरूप पूरा करे उस कार्य को, ठीक है, इसे ही अनुबंध कहते हैं।
अब वो कह रहा है कि साधारण भाषा शब्दों में अनुबंध से आश्चर्य अनुशासन में बंधकर व्यापारिक सौदों को पूर्ण करने से लगाया जाता है, जिससे दोनों पक्षों को नियमानुसार प्रतिफल प्राप्त हो सके और उनके वैधानिक अधिकार व दायित्व को ठीक है सदुपयोग हो सके। इसे ही अनुबंध कहते हैं। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे दोबारा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि अंत अनुबंध दो या दो से अधिक पक्षों के बीच हुआ एक ऐसा ठहराव है जिस पर बनाए गए सभी नियम अधिनियम लागू हो सकते हैं। ठीक है, तथा लेन देनों में भी कानूनी अधिकार तथा दायित्व स्पष्ट हो सके, इसी को अनुबंध कहते हैं। ठीक है, हो गया आपका। फिर आती है इसकी परिभाषा। तो प्रत्येक ठहराव व वचन जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है एक अनुबंध है। ठीक है, यह अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्वों को उत्पन्न करता है एवं उनकी व्याख्या करता है। ठीक है, ये हो गई इसका अर्थ और परिभाषा। फिर बात आती है कि अनुबंध के कौन कौन से प्रकार हैं। प्रकार में इसके प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये सबसे पहला था वेद अनुबंध हो सकता है, या व्यर्थ अनुबंध हो सकता है। ठीक है, या फिर व्यर्थनीय अनुबंध, व्यर्थ और व्यर्थनीय, संयोगिक अनुबंध, गंभीरता अनुबंध, हानि रक्षा अनुबंध। ठीक है, निषेप तथा गिरवी के अनुबंध, एजेंसी अनुबंध, वस्तु विक्रय अनुबंध। ठीक है, ये सभी इसके अनुबंध हो गए। ठीक है, फिर इसकी बात आती है कि इसकी विशेषताएं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपकी विशेषताएं नहीं थी, लेकिन जो इसका सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक में नहीं थी, सेकंड टॉपिक में इसकी विशेषताएं हैं, जो कि हमने काफ़ी सारी विशेषताएं लिखी है इससे, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, आपको अच्छी तरह समझ में आएगी कि वेद अनुबंध की विशेषता निम्नलिखित है। सबसे पहले आती है राजनियम द्वारा मान्यता प्राप्त। इस अनुबंध की यह प्रमुख विशेषता होती है कि इनको राजनियम द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। प्रशासन इन अनुबंधों को सही मानकर के विवादों में सहयोग देता है। ठीक है, फिर आ रहा है कि योग पक्षों का होना, जैसे कि अनुबंध नियमानुसार होने के लिए दोनों पक्षों का योग होना जरूरी होता है। यदि एक भी पक्ष में अच्छाई बुराई समझने की योग्यता नहीं हो तो ठीक है, दोनों पक्षों का योग्य होना जरूरी होता है। ठीक है, वो तो अनुबंध को वैध नहीं माना जाएगा। ये कह रहा है कि एक से अधिक पक्षों का होना, अनुबंध एक से तो हो नहीं सकता, एक व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता, तो वैध अनुबंध के लिए दो या दो से अधिक पक्षों का होना जरूरी है। एक पक्ष में कभी भी वैध अनुबंध नहीं होगा। अंत वैध अनुबंध के लिए एक से अधिक पक्षों का होना जरूरी है। फिर है कि अनुबंध की स्पष्टता। वैध अनुबंध होने के लिए उद्देश्य का स्पष्ट होना जरूरी है। ठीक है, अंत दोनों पक्षों के लिए अनुबंध की स्पष्टता जरूरी है, जिससे कि अनुबंध के उद्देश्य व लाभदायकता को समझा जा सके। फिर कह रहा है कि ठहराव का होना। ठहराव के होने में कह रहा है कि वैध अनुबंध के लिए ठहराव का होना जरूरी है। दोनों पक्षों के बीच में उचित ठहराव होने पर ही वैध अनुबंध होता है। ठीक है, फिर है कि ठहराव का वैधानिक होना। दोनों पक्षों में होने वाले ठहराव को नियमानुसार होना जरूरी है। दोनों पक्षों का हित होना जरूरी है। ठीक है, वैधानिक ठहराव होने पर ही अनुबंध वैध होता है। और दोनों पक्षों की इच्छा एक समान होना, ये भी जरूरी है। कह रहा है कि वैध अनुबंध हेतु दोनों पक्षों में ठहराव जब हो तो एक समान इच्छा होना जरूरी है। यदि एक पक्ष कुछ वस्तु खरीदने को तैयार हो किंतु दूसरा पक्ष बेचने को तैयार ना हो तो यह नहीं होगा। फिर है कि वेद प्रतिफल का होना। वेद प्रतिफल का मतलब है कि वेद अनुबंध होने के लिए एक वेद प्रतिफल का होना जरूरी होता है, जबकि वेद प्रतिफल अथवा उचित प्रतिफल पक्षों को मिल रहा हो तो ठीक है अनुबंध वैध होगा। फिर है कि पक्षकार में अनुबंध की क्षमता हो। वेद अनुबंध के लिए यह भी अति आवश्यक है कि सभी पक्षकारों में अनुबंध की क्षमता होना ठीक है अति आवश्यक है। क्षमता से आश्चर्य योग्यता से है। क्षमता मतलब योग्यता। वैधानिक उद्देश्य। वैध अनुबंध वैध ठहराव के लिए कोई भी वैधानिक उद्देश्य का होना जरूरी है। कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए। सामाजिक हित तथा व्यक्ति का हित होना अति आवश्यक है। अंत नियमानुसार अनुबंध के लिए वैधानिक उद्देश्य का होना भी जरूरी है। फिर कि स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव न होना। वैध अनुबंध के लिए किया गया ठहराव व्यर्थ रूपे घोषित ठहराव नहीं होना चाहिए। स्पष्ट रूप से घोषित ठहराव वाला अनुबंध कभी भी नियमानुसार नहीं होता। ठीक है, तो कह रहा है कि ठहराव का लिखित होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठहराव का लिखित होना।
वैध अनुसार के लिए ठहराव का लिखित में होना जरूरी है, जिससे कि क्या होता है कि आने वाले समय में कोई पक्ष अपने उद्देश्य व कार्य से लग्न हो सके, ठीक है, सभी उसे अच्छी तरह से पूरा कर सके। फिर कह रहा है कि ठहराव का प्रमाणित रजिस्टर्ड होना। वैध अनुबंध के लिए ठहराव पक्षकार द्वारा हस्ताक्षर करके इनके सिग्नेचर करके प्रमाणित होना और वकील द्वारा पंजीकृत होना चाहिए, जिससे पक्षों के द्वारा दायित्वों को पूरा किया जा सके, ठीक है, कोई भी अपने दायित्व से पीछे ना हटे, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि ठहराव की निश्चितता होना। इनके वैध अनुबंध के लिए किया गया ठहराव निश्चित होना चाहिए, उससे बार बार बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से ठहराव का महत्व उपयोगिता बढ़ जाती है, ठीक है। फिर इसमें इसकी लास्ट जो विशेषता है हमारी, विशेषता नंबर 15, ठीक है, 15 हो चुकी है यहाँ पे। यह है कि ठहराव निष्पादन की संभावना होना। इसमें कह रहा है कि वैध अनुबंध के लिए ठहराव का ऐसा होना जरूरी है जिससे ठहराव की पूर्ति या निष्पादन हो सके, ठीक है। निष्पादन से आश्चर्य कार्य पूरा करने से, ठीक है। आपकी बुक में आपको 5 या 6 या 7 8 ऐसे मिलती हैं विशेषताएं, यहाँ पे 15 विशेषताएं हैं। ये हो गया आपका टॉपिक, ठीक है। अब इसमें अगला टॉपिक है कि ठहराव का अर्थ। ठहराव क्या होता है, ठीक है। ये आपका थर्ड टॉपिक है कि ठहराव का इसमें अर्थ पूछा जाएगा, इसके प्रकार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। इससे लॉन्ग ना है तो कम से कम शॉर्ट तो आ ही जाएगा। जैसे कि ठहराव को समझौता भी कहते हैं, ठीक है। किसी का ठहराव यानी कि समझौता, जब 2 या 2 से अधिक पक्ष किसी बात या लेन देन के संबंध में विचार विमर्श करते हुए एक बात पर सहमत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे ठहराव कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो 2 या 2 से अधिक पक्ष किसी बात को लेन देन के संबंध में विचार विमर्श करते हुए एक बात पर सहमत हो जाते हैं। 2 जने व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक ने कहा कि नहीं आप सही कह रहे हैं, तो इसी बात पे रहते हैं, ठीक है। इसकी बात से वो व्यक्ति सहमत हो गया, तो इसे ही ठहराव कहते हैं। अंत, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी लेन देन को लेकर एक ही बात पर खुशी से सहमत हो जाते हैं तथा वे अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक दूसरे के पर प्रस्ताव से सहमत हो जाते हैं, तो इसे ठहराव कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि दीपक अपने पुरानेकार 80,000 में माधव को बेचने के लिए कहते हैं। दोनों में काफ़ी बातचीत होने के बाद, ये काफ़ी बहस होने के बाद वो 70,000 में मूल्य तय कर देता है, ठीक है। जैसे कि मूल्य तय कर देता है, ठीक है। तो पक्ष में पूर्ण सहमति हो तो उसे ठहराव कहते हैं, ठीक है। ये मैं उदाहरण समझाऊँ आपकी, तो 2 दोस्त ने कार बेचने के लिए कहा, तो पहला जो बेचने वाला था उसने कहा कि 80,000 नहीं, फिर उन्होंने बातचीत करी आपस में, ठीक है। काफ़ी बातचीत होने के बाद उसने कहा कि डन, 70,000 पे डन होती है, ठीक है। इतने में वो मूल्य देकर वो कार खरीद लेगा, इसे ही ठहराव कहते हैं। फिर आ जाए इसकी परिभाषा। तो परिभाषा कह रहा है कि ठहराव का अभिप्राय ऐसे 2 व्यक्तियों के बीच समझौते से है जो किसी निश्चित किए गए विषय पर सहमत हो, ठीक है, या फिर प्रत्येक वचनों के प्रत्येक समूह को एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, ठहराव कहलाता है, ठीक है। योगी आपके 2 इसकी विशेषता परिभाषा है, सॉरी। फिर आता है इसके प्रकार, ठीक है। प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं ठहराव के। तो ठहराव के प्रकार, ठीक है। ठहराव के प्रमुख प्रकार ये निम्न प्रकार है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है व्यर्थ ठहराव, ठीक है। फिर आता है व्यर्थहीन ठहराव, फिर वैध ठहराव। मैंने आपको बता दिया, मैं आपको अंदर बताती हूँ कि कैसे होता है। वह ठहराव वह होता है, वह ठहराव जिसका कानूनी नज़रों में कोई मूल्य ही ना हो, ठीक है। व्यर्थ से पता लग रहा है इनकी व्यर्थ है, उसे व्यर्थ ठहराव कहते हैं। अंत, ऐसा ठहराव जिस पर कोई कानून लागू ना हो सके उसे व्यर्थ का ठहराव कहते हैं। इस प्रकार के ठहराव में कोई भी पक्ष कानूनी या नियम को लागू नहीं कर सकता, इसके लिए इस ठहराव को व्यर्थ कहते हैं, ठीक है। फिर आता है कि व्यर्थनीय ठहराव, वह ठहराव जिसमें एक पक्ष पीड़ित हो रहा हो तथा वह अपनी इच्छा के अनुसार ठहराव को स्वीकार करके कानून लागू करा सके अथवा ठहराव को निरस्त कर सके, तो ऐसे ठहराव को व्यर्थनीय ठहराव कहते हैं, ठीक है। इस ठहराव में छल कपट, ठीक है, मिथ्या वर्णन, दबाव आदि का प्रयोग करके ठहराव किया जाता है, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है कि इसलिए एक पक्ष पीड़ित हो रहा है और इस ठहराव को व्यर्थनीय ठहराव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है ना व्यर्थहीन नहीं होगा, यहाँ पे व्यर्थ नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, व्यर्थनीय, ठीक है, ठहराव कहते हैं। फिर आता है कि वैध ठहराव, ये इंपॉर्टेंट है कि वैध ठहराव किसे कहते हैं। वह ठहराव जिसके सदाचार, ईमानदारी तथा स्पष्ट और कानूनी उद्देश्य के साथ ही
ठहराव किया जाए तो ऐसे ठहराव को वैध ठहराव कहते हैं। ठीक है, वैध ठहराव में भारतीय अनुबंध अधिनियम की सभी विशेषताएं विद्यमान होती हैं। वैध ठहराव से ही वैध अनुबंध को लागू किया जाता है। ठीक है, इसमें आगे के ठहराव पढ़ लेते हैं हमारे। अवैध, वो था वैध, अब इसके अपोजिट होगा अवैध। अवैध में होता है कि वे ठहराव जो चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार तथा मानव हित में नहीं होते। ठीक है, ऐसे ठहराव को अवैध ठहराव कहते हैं। इन ठहराव को पूर्णतः व्यर्थ माना जाता है। ठीक है, इन ठहराव पर कानूनी नियम को कभी भी लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए इन ठहराव को हम अवैध कहते हैं। फिर प्रवर्तनीय ठहराव, इनके वे ठहराव जिसमें कोई कमी होती है। ठीक है, इनको कभी भी अनुबंध हेतु प्रस्तुत किया नहीं जा सकता, तो कानून की दृष्टि में यह अनुबंध सही होते हैं। ठीक है, और सभी पक्षों के हित में होते हैं। ऐसे ठहराव को प्रवर्तनीय ठहराव कहते हैं। अपवर्तनीय ठहराव में होता है कि इसी का अपोजिट, वे ठहराव जो कानून की दृष्टि में कभी भी अपूर्ण होते हैं। ठीक है, दृष्टि में भी अपूर्ण होते हैं, इनको कभी भी न्यायालय में मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक है, ऐसे ठहराव को हम अपवर्तनीय के ठहराव कहते हैं। प्रति ठहराव की तकनीकी कमी पाई जाती है। ठीक है, जरूरत नहीं पाई जाती। फिर कि स्पष्ट ठहराव, यानी कि वे ठहराव जिनमें सभी बातें को लिखित या मौखिक रूप से सभी बातों को स्पष्ट कर दिया जाए, इस प्रकार के ठहराव को स्पष्ट ठहराव कहते हैं। स्पष्ट ठहराव में दोनों पक्षों के मध्य मधुर संबंध बने रहते हैं। ठीक है, फिर इसमें हमारा जो आ जाता है वो आता है कि गंभीर ठहराव, वे ठहराव जिनमें किसी घटना या उद्देश्य का होना तो निश्चय होता है, किंतु परिणाम क्या होगा यह निश्चित नहीं होता, अथवा परिणाम पहले से कभी स्पष्ट नहीं होता, तो ऐसे ठहराव को गंभीर ठहराव कहते हैं। इस ठहराव में पक्षकार अपनी इच्छा शब्दों से व्यक्त नहीं करता। ठीक है, एक पक्षीय ठहराव, वे ठहराव जिनमें एक पक्ष द्वारा अपना वचन, कर्तव्य, उद्देश्य, कार्य पूर्ण कर दिया गया हो तथा मधुर तथा दूसरे पक्ष की काफी बाकी हो, उसे एक पक्षीय ठहराव कहते हैं। यानी कि इसमें वे ठहराव जिसमें एक पक्ष का अपना कर्तव्य, उद्देश्य तो कार्य तो पूर्ण कर दिया किंतु दूसरे पक्ष का भी बाकी है, तो ऐसे ठहराव को पक्षीय ठहराव कहते हैं। दूसरा पक्ष अपने वचन का पालन करके भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर है कि द्विपक्षीय ठहराव, ऐसा ठहराव जो दो या दो से अधिक लोगों के मध्य में हो गया हो, किंतु कर्तव्य पूरा करना या वचनों को पूरा करना दोनों पक्षों को बाकी है, ऐसे ठहराव को द्विपक्षीय ठहराव कहते हैं। फिर निष्पादित ठहराव आता है, इनके वे ठहराव जिनमें सभी पक्षकार ने अपना अपना वचन पूरा कर दिया हो और सभी अपने अपने दायित्व को पूरा कर चुके हैं, तो ऐसे ठहराव को निष्पादित ठहराव कहते हैं। फिर आपका जो ठहराव आता है वो आता है निष्पादनीय। निष्पादित, यह निष्पादनीय ठहराव, वे ठहराव जिनमें दो या दो से अधिक पक्षकारों को अपना उत्तरदायित्व भविष्य में पूरा कर चुके हैं, उस ठहराव को निष्पादित ठहराव कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट करके बताना, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलो। जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। तो आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जो अपनी वीडियो लेके आए वो आपकी बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क के सेकंड यूनिट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक से होने वाली है, जो कि आपको पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके लिए हम सेकंड यूनिट में बताएंगे कि आपको किन किन टॉपिक को सबसे पहले और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपको याद करना है। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हमारी और भी वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट यूनिट, जो हमारे फर्स्ट पार्ट हुआ था इसका, वो हमारा फर्स्ट चैप्टर से लेके थर्ड चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हुआ था। और ये हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है, ये हमारी होती है प्रस्ताव, स्वीकृति एवं खंडन, चैप्टर नंबर 4 से। तो यहीं से लेके हम इसकी सेकंड यूनिट आज अपनी इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि प्रस्ताव का अर्थ, प्रस्ताव क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने मन की बात या अपनी आवश्यकता या अपना वचन किसी अन्य व्यक्ति को के सामने, ठीक है, रखता है तो इसे प्रस्ताव कहता है। जब कोई अपने मन की बात या अपने वचन को या अपनी किसी बात को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव को ऑफर भी कहते हैं। ठीक है,
फिर कह रहा है कि अंत, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने किसी कार्य या सौदे को करने या ना करने की इच्छा प्रकट करता है, उसकी इच्छा पर निर्भर होता है। ठीक है, तो इसे प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव की स्वीकृति होना या ना होना यह दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, वो जबरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, प्रस्ताव में निवेदन की तरह अपनी बात दूसरे के प्रति प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, निवेदन की तरह की जाती है कि कोई दूसरा व्यक्ति करे या ना करे उसकी इच्छा पर डिपेंड होता है। जैसे कि मैं आपको कोई उदाहरण बता दूं, जैसे कि टेंडर मांगना, ठीक है, मूल्य सूची मांगना भी। ठीक है, फिर आता है मेन्यू कार्ड या विज्ञापन, बीमा का प्रस्ताव हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा हो कोई आता है बीमा से, तो वो अपने बताता है, अपनी बात बताता है, मगर उसे हाँ या ना करना दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है। फिर क्या है, रेलवे समय सारणी या कंपनी का प्रविवरण, मूल्य पूछताछ के पत्र, रेलवे समय सारणी, कंपनी का प्रविवरण, मूल्य पूछताछ के पत्र, प्रार्थना पत्रों का आमंत्रित करना आदि। ठीक है, ये सभी होते हैं। बात आ जाए इसकी परिभाषा की, तो यहाँ पे परिभाषा दी गई है कि कई बार आपसे प्रस्ताव की परिभाषा भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे लिखा है, किसी व्यक्ति द्वारा सर्वेच्छा से स्पष्ट शर्तों के आधार पर किसी ठहराव का पक्षकार बनने की इच्छा का व्यक्त करना प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, तो याद है कि प्रस्ताव की विशेषताएं, तो यहाँ पे विशेषता दी है कि इसमें दो पक्षों का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, प्रस्ताव का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, स्वीकृति में स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए, प्रस्ताव गंभीर हो सकता है। ठीक है, प्रस्ताव का संवैधानिक है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी इसकी विशेषताएं, अर्थ और इसके परिभाषा। यहीं पे आ जाता है कि प्रस्ताव की स्वीकृति क्या मतलब है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्ताव की स्वीकृति से आशय प्रस्ताव के प्रति सहमति प्रकट करने से है। ठीक है, जब कोई इसमें सहमति प्रकट कर देता है, जब कोई व्यक्ति अपने मन की बात या अपनी इच्छा को किसी कार्य को करने या ना करने के अवसर किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष रखता है, तो सामने वाला व्यक्ति सभी शर्तों को समझकर जब सहमत हो जाता है तो उसे प्रस्ताव की सहमति कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्पष्ट है कि स्वीकृति से आशय सहमति प्रकट करने से है। यह सहमति लिखित, मौखिक, सांकेतिक या अन्य किसी में भी हो सकती है। स्वीकृति में सबसे ध्यान रखने योग्य बात हाँ का होना है। ठीक है, यदि सामने वाला अन्य पक्ष किसी कार्य को करने के लिए ना कह देता है तो इसे स्वीकृति नहीं कहेंगे। ठीक है, स्वीकृति में हाँ का होना अनिवार्य है। ठीक है, हाँ होगी तभी ये स्वीकृति मानी जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि प्रस्ताव का खंडन से क्या आश्चर्य है। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्ताव के खंडन से आशय प्रस्ताव के अस्तित्व को ही समाप्त कर देने से है, इनका उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, वो खत्म हो गया। तो प्रस्ताव का खंडन सदैव अस्वीकार करने पर ही होता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य पक्ष के साथ कोई प्रस्ताव रखता है तथा सभी शर्तों को स्पष्ट कर देता है, ठीक है, किंतु सामने वाला व्यक्ति से, ठीक है, सहज स्वीकृति भी मिली हुई होती है, परंतु जब दोनों पक्षों में किसी एक के द्वारा या दोनों पक्षों के द्वारा शर्त के अनुसार कार्य नहीं किया जाता, ठीक है, जाने की संभावना हो, तो प्रस्ताव को पूर्ण रूप से समाप्त करना ही प्रस्ताव का खंडन कहलाता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे प्रस्ताव के खंडन के द्वारा, ठीक है, खंडन के बाद प्रस्ताव का अंत हो जाता है, वो प्रस्ताव के अंत होने को ही प्रस्ताव का खंडन कहते हैं। ठीक है, और प्रस्ताव के खंडन की रीतियाँ या विधियाँ पूछ ली जाती है, तो वह है कि प्रस्ताव खंडन की निम्नलिखित विधियाँ हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले है कि खंडन की सूचना द्वारा, समय समाप्त होने पर, शर्त पूरी होने पर हो सकता है, प्रस्ताव की मूल्य या पागल होने पर, ठीक है, मृत्यु या पागल होने पर, फिर स्वीकृता की मृत्यु या पागल होने पर, पूर्ण प्रस्ताव के प्रति अन्य प्रस्ताव होने पर, ये स्वतंत्र स्वीकृति ना होने पर, ठीक है, विषय वस्तु नष्ट हो जाने पर, फिर कानूनी परिवर्तन होने पर, यह प्रस्ताव अस्वीकार होने पर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो कि है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। ठीक है, इस टॉपिक में है कि अनुबंध की क्षमता या योग्यता का अर्थ है। कहते हैं कि अनुबंध की क्षमता का क्या अर्थ है या अनुबंध की योग्यता से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि पक्षकार में अनुबंध करने की क्षमता अथवा योग्यता से आशय पूर्ण रूप से अनुबंध के गुण, दोष, लाभ, हानि, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ को समझ रखने से होता है। ठीक है, इन सबको समझने से होता है। तो अनुबंध करने के बाद सभी पक्षकारों को नियमों का पालन करना होता है। ठीक है, जब अनुबंध हो जाए तो उसके बाद सभी जितने पक्षकार होते हैं सभी को नियम का
पालन करना होता है तथा पक्षकारों को नियमों का पालन करना होता है, ठीक है, तथा अपने अपने दायित्वों को, जिम्मेदारी को पूरा करना होता है। किसी भी व्यक्ति को अपने दायित्वों व जिम्मेदारियों को निभाने से पहले अनुबंध में द्वित व अहित का ज्ञान ही पक्षकार में अनुबंध करने की क्षमता कहा जाता है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि प्रत्येक वह व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य होता है जो वयस्क है, जिसकी समझ ठीक है, ठीक है, जो हित तथा अहित को समझ सकता है, ठीक है, यानी कि अच्छा है बुरा, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको समझ सकता है, जो व्यक्ति मस्तिष्क का है तथा किसी भी राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। इस प्रकार की क्षमता को ही अनुबंध की क्षमता या योग्यता कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्ति कौन होता है, ठीक है, कौन अनुबंध नहीं कर सकता। तो विदेशी सम्राट, राजदूत, एजेंट, ये फिर प्रधानशील स्त्री, अपराधी या कैदी, भारत का राष्ट्रपति या निगम या कंपनियां, विदेशी शत्रु, जन्मजात मूर्ख या पागल, अवयस्क, शराबी या व्यसुंध व्यक्ति, ये सब अनुबंध करने अयोग्य व्यक्ति है, ठीक है, इनकी अनुबंध नहीं कर सकती। फिर इसमें जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। यहाँ पे लिख देती हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें पढ़ लेते हैं कि सहमति का अर्थ। सहमति हमने पिछली बार पहले पढ़ चुके, तो वह है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही प्रस्ताव को लेकर एक ही अर्थ उद्देश्य हेतु सहज रूप से सहमत होते हैं तो इसे स्वतंत्र सहमति कहते हैं। अब वो कह रहा है कि पक्षकारों की सहमति एक ही वस्तु या विषय पर होने के साथ साथ एक ही समझ के समान होती है। सहमति की स्वतंत्र जरूरत विशेषता कम से कम दो पक्षों का होना अनिवार्य होता है, ठीक है, तभी सहमति मानी जाएगी। जो व्यक्ति अपनी बात दूसरे के सामने रखता है उसे प्रस्तावक तथा सहमत होने वाले व्यक्ति के लिए स्वीकृता कहा जाता है, ठीक है। जो बात रख रहा है उसे प्रस्तावक, जो बातों को सुन रहा है दूसरे व्यक्ति जो सहमत होता है उसे स्वीकृता कहते हैं। फिर स्वतंत्र सहमति आ जाता है कि स्वतंत्र सहमति का मतलब है कि स्वतंत्र सहमति से आश्रय स्वीकृता व्यक्ति पर बिना किसी दबाव के ही स्वीकार करने से है। अंत जब कोई प्रस्तावक अपना प्रस्ताव किसी पक्ष के सामने रखता है तथा सामने वाला व्यक्ति भी इस प्रस्ताव को अपनी इच्छा के अनुसार खुशी से स्वीकार करता है तो इसे स्वतंत्र सहमति कहते हैं। अंत वह सहमति जिसमें छल, कपट, उत्पीड़न, दबाव ना हो, ठीक है, उस सहमति को स्वतंत्र सहमति कहते हैं। फिर है उत्पीड़न या दबाव, इनके जब प्रस्तावक अपनी बात को प्रस्तावक को स्वीकृता से जबरदस्ती, दबाव देकर, डराकर स्वीकार करने हेतु कहता है तो इसे उत्पीड़न कहते हैं। इसमें एक पक्ष को मानसिक या अन्य प्रकार की समस्या सहने के कारण स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है जब वो किसी मानसिक, ठीक है, या उससे कोई किसी प्रकार की समस्या हो रही है, ठीक है, तो इसी को हम उत्पीड़न या दबाव कहते हैं। इसमें डराना, धमकाना, परेशान करना, भय बनाना आदि आता है, ठीक है। फिर है अनुचित प्रभाव, कि जब कोई व्यक्ति अन्य पक्ष की अयोग्यता अथवा अज्ञानता के आधार पर अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है तो इसे अनुचित प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उदाहरण के लिए देख लेता है कि जैसे कि एक व्यापारी अपने नौकर को बिना मांगे समय समय पर धन, रुपया, सामान, नाश्ता देता है, ठीक है, और उसके वेतन मांगने पर उसी को अपने रकम निकालने लगता है तो इसी को अनुचित प्रभाव कहते हैं। फिर है कि छल, कपट या धोखा, यानी जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ जानबूझकर धोखा करता है जिससे अन्य व्यक्ति को नुकसान होता है, ठीक है, तब परिणाम जानते हुए भी छल करता है, ठीक है, गलत सलाह देता है जिसके परिणाम उसको स्वयं भी पता है नहीं होते, ठीक है, तो इसे छल, कपट या धोखा कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यह कार्य जानबूझकर दूसरों के अहित के लिए किया जाता है। कभी कभी मौन धारण कर लेना भी कपट कहलाता है, ठीक है। तो इसी में आ गया आपका टॉपिक धोखा देने के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य कपट कहलाता है। फिर मिथ्या वर्णन, ठीक है, मिथ्या वर्णन, इसलिए आपका कई बार आपने सुना होगा कि मगर इसका जो अर्थ है वो बता देते हैं कि किसी भी सत्य को छुपाकर झूठी बातें बनाकर प्रस्तुत करना मिथ्या वर्णन कहलाता है। मिथ्या वर्णन में एक पक्ष झूठ बोलकर दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है
दूसरा पक्ष सत्य को नहीं समझ सकता, ठीक है, तथा धोखे में रहकर वह सत्य समझकर आगे के समस्त कार्य करता है। अंत जब उसे सत्य की जानकारी होती है तो वह अनुमान लगाता है कि उसका हित काफी प्रभावित हो चुका है, ठीक है। अंत जानबूझकर झूठा किया गया वर्णन ही मिथ्या वर्णन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया और ये वाला टॉपिक। फिर यहाँ पे इस पर नेक्स्ट टॉपिक आता है। देखो 2 यूनिट्स कंप्लीट कर रहे हैं हम, सेकंड यूनिट्स, तो चैप्टर्स तो आपके होंगे। तो इसमें आपको जो सेकंड टॉपिक है वो है नियोजित प्रतिफल, ठीक है। चैप्टर वाइज देखें तो यहाँ 7 चैप्टर बैठता है। हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे हो। अगर आप टॉपिक वाइज देखेंगे तो सेकंड यूनिट्स में आपका ये होगा कि नियोजित प्रतिफल। प्रतिफल का देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो कह रहा है कि किसी भी कार्य को करने के बदले में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। अंत व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करता है, ठीक है। उन कार्यों का परिणाम ही प्रतिफल कहलाता है। प्रतिफल एक परिणाम अथवा पुरस्कार है जो किसी वस्तु, संपत्ति, कार्य के बदले में अन्य व्यक्ति या पक्ष से प्राप्त होता है। ये कह रहा है कि प्रतिफल में दोनों पक्षों को कुछ न कुछ अवश्य मिलता है, ठीक है। प्रतिफल दोनों पक्षों के लिए अलग अलग रूप में प्राप्त होता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि सोहन अपनी पुरानी कार 50,000 रुपये में शाम को बेच देता है, ठीक है, तथा शाम भुगतान कर देता है। ऐसी स्थिति में सोहन को 50,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, जो कि उसके कार के प्रति मिले, मगर मिले तो हैं। फिर वो कह रहा है कि इसीलिए सोहन को प्राप्त होने वाला रुपये प्रतिफल तथा शाम को कार मिलती है, ठीक है। अंत शाम के लिए कार प्रतिफल है, ठीक है, मिला दोनों को प्रतिफल। फिर कह रहा है कि इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रतिफल दोनों पक्षों को प्राप्त होता है। अंत किसी कार्य या लेन देन से हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है कि प्रतिफल के रूप, इसमें कह रहा है कि धन या रकम हो सकती है, वस्तु या सम्मान प्राप्त हो सकता है, आत्मसंतुष्टि हो सकती है, कोई विशिष्ट पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। फिर कह रहा है कि प्रतिफल की विशेषताएं या लक्षण क्या क्या होते हैं। तो ये कह रहा है कि इसकी जो सबसे फर्स्ट विशेषता है वह है कि वचनदाता की इच्छा अनुसार होना चाहिए, ठीक है, उचित व्यक्ति के लिए मिलना चाहिए। ये कह रहा है कि प्रतिफल किसी कार्य के प्रति होना चाहिए। प्रतिफल का कोई समय निश्चित नहीं होता। प्रतिफल जरूरी है, ठीक है। प्रतिफल उचित मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रतिफल वैधानिक भी होना चाहिए, प्रतिफल वास्तविक भी होना चाहिए, ठीक है। फिर प्रतिफल मूल्यमान भी होना चाहिए, अलग अनुबंध हेतु अलग प्रतिफल होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा कह रहा है कि प्रतिफल बोझ नहीं लगना चाहिए, ठीक है। फिर है कि प्रतिफल संतुष्टपूर्ण होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। फिर है हमारा कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होता है, यह स्पष्ट कीजिए या आप इससे क्या समझते हैं इसको बताइए। तो ये रहा, ये अनुबंध अधिनियम के अनुसार बिना प्रतिफल के सभी ठहराव व्यर्थ माने जाते हैं। वैध ठहराव होने के लिए उचित प्रतिफल का होना अति आवश्यक है। जब हम किसी व्यक्ति से कोई कार्य कराते हैं तो उसके बदले में यदि हम उसे कुछ प्रतिफल देंगे नहीं तो वह व्यक्ति मन से ना तो कार्य करेगा, ठीक है, और बिना प्रतिफल के उसके प्रति बाद में भी प्रस्तुत नहीं होगा, ठीक है। जब आप किसी को कोई कार्य के बदले कोई प्रतिफल नहीं देंगे तो वो एक तो मन से काम नहीं करेगा, दोबारा यदि आपको कोई काम पड़ता है तो वो आपके सामने भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि अंत उचित प्रतिफल होने पर सामने वाले व्यक्ति की पूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है और वह वाद या मुकदमा भी चला सकता है, ठीक है। अंत स्पष्ट है कि प्रतिफल उचित मात्रा में होना जरूरी है, बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रतिफल वाला चैप्टर टॉपिक पूरा कंप्लीट, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके ऐसे ठहराव, ठीक है, सभी ठहराव जिन पर भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखना, नहीं हो सकता, नहीं, अथवा जिनमें तकनीकी कमियां हो तो ऐसे ठहरावों को कोई भी वैधानिक अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। यह ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होते हैं, इनको कोई भी पक्षकार परिवर्तित नहीं करा सकता, ठीक है। बिना प्रतिफल के ठहराव, ठीक है, व्यवहार में रुकावट डालने वाले ठहराव, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, ठीक है, तत्सर्तों जुआ में ठहराव व असंभव कार्य करने के ठहराव वे ठहराव है जिन पर कोई नियम लागू नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। इन सब ठहराव को व्यर्थ ठहराव कहा जाता है। कोई भी इनको भारतीय अनुबंध अधिनियम के द्वारा लागू नहीं होते, ठीक है। इन पे कोई भी वैधानिक अस्तित्व नहीं होता इनका, ठीक है, ये व्यर्थ होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से ही।
फिर कह रहा है कि स्पष्ट रूप से घोषित ठहराव के नाम, तो वे होते हैं कि इनके स्पष्ट रूप से घोषित ठहराव के जो नाम है वो है कि निम्न ठहराव को व्यर्थ घोषित ठहराव कहते हैं। वे होते हैं कि अक्षम व्यक्ति के पास है ठहराव हो, या दोनों पक्षकारों की गलती से किया गया ठहराव हो, विदेशी नियम की गलती वाले ठहराव हो, या न्याय विरुद्ध प्रतिफल के ठहराव हो, बिना प्रतिफल के कोई ठहराव हो गया हो, या कानून विरुद्ध प्रतिफल के ठहराव हो, विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव, ठीक है, व्यापार में रुकावट डालने वाला ठहराव, या कानूनी कार्यवाही में रुकावट डालने वाला ठहराव, ठीक है। ये हो गया आपके ठहराव। अब जो हमारा टॉपिक है वह है संयोगिक अनुबंध। संयोगिक अनुबंध वे अनुबंध हैं जो ऐसी घटना पर आधारित हो जिसके घटित होने का कोई भी निश्चित समय नहीं होता। घटना घटेगी भी या नहीं घटेगी यह भी निश्चित नहीं होता है। इस प्रकार के अनुबंधों को संयोगिक अनुबंध कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के अनुबंध में, ठीक है, दोनों पक्षों में किसी की हार जीत का होना निश्चित ये ज़रूरी नहीं होता। संयोगिक अनुबंध वैध अनुबंध होते हैं। यह अनुबंध संभावनाओं पर आधारित होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि राम श्याम से अनुबंध करता है कि जब उसकी नौकरी लग जाएगी तो उसे अपना नौकर बना लेगा तथा उसे 10,000 रुपये महीना वेतन देगा। इस अनुबंध में राम की नौकरी लगना या ना लगना कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तथा समय का भी कोई निश्चित नहीं है और शर्त भी के साथ में है। ऐसे ही अनुबंधों को संयुक्त अनुबंध कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं कि पानी वाले जहाज को विदेश यात्रा पर भेजा जाता है और उसका बीमा कराया जाता है कि जहाज डूब जाने पर कंपनी निश्चित तय धन देगी, ठीक है। जहाज का डूबना का कोई घटना नहीं है, ठीक है, इसलिए संयुक्त अनुबंध कहलाएगा। कहते हैं कि संयुक्त अनुबंध की विशेषताएं, जो कि हमारी संयुक्त अनुबंध की विशेषताएं निम्नलिखित हैं कि अनुबंध किसी घटना पर आधारित होता है, अनुबंध का अनिश्चित होता है, ठीक है, घटना अनुबंध के बराबर की होनी चाहिए, घटना किसी की इच्छा पर आधारित नहीं होती, ठीक है, वैध अनुबंध का होना, अनुबंध के सभी वैध लक्षण होना, घटना घटित होने का लेन देन होना, ठीक है। यहाँ पे आपके 10 यूनिट्स कंप्लीट होती हैं, ठीक है। अब आपके 3rd यूनिट्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।